नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और आज हम सभी द यूनाइटेड नेशंस एंड प्रिंसिपल ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं। यानी हम यहाँ पर जो आज के जो वीडियो है, यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस है उसके जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है या फिर कह लीजिए जो उसका मेन ऑर्गन्स है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को फ्रीक्यू ने स्पॉन्सर किया है। ये टी शर्ट्स बनाते हैं, ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, ये आप लोगों को अमेजोन पे मिल जाएंगे और ये आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे। तो एक बार इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे रखा है, तो एक बार आप इनको जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सिक्योरिटी काउंसिल का। और जो ऑर्गन्स है इसका सिक्योरिटी काउंसिल है, दूसरा आता है हमारा जनरल असेंबली है, तीसरा आता है सेक्रेटरीट, फोर्थ आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिफ्थ आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्स आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। और जो ये सिक्स है मेनली जो इसके ऑर्गन्स हैं, यही पूरा जो यूनाइटेड नेशंस है ये पूरी यही लोग संभालते हैं इनको। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो जनरल असेंबली है, आखिर का ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, ये सारे जो भी है कि इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, इनका काम क्या है, यही सब इस वीडियो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आता है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है? इट इज मेन ऑर्गन ऑफ यूएन, यानी जो यूनाइटेड नेशन है इसका बहुत ही मेन ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, पार्ट है। इट कंसिस्ट 50 कंट्री मेंबर्स और इसके अंदर 15 कंट्री मेंबर्स यानी 15 इसके मेंबर्स हैं। 5 मेंबर्स आर परमानेंट विद वीटो राइट्स। जो 5 मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर हैं और इनको जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनको वीटो राइट भी दिया गया। अब वीटो राइट क्या होता है वो समझिए। वीटो का अगर मतलब होता है कि मैं सहमत नहीं हूं, यानी जब ये जो 5 मेंबर्स हैं, मान लेते हैं कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई पिटीशन होती है, फिर कह लीजिए कोई बिल होता है, उसको ये जो 5 मेंबर्स कोई भी डिसीजन होता है तो ये 5 मेंबर में से किसी को भी लगता है, जैसे 5 मेंबर हमारे ब्रिटेन है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना, यूएसए, इन पांचों में से किसी एक ने भी वीटो पावर का यूज कर ले, इट मीन्स मैं सहमत नहीं हूं, तो वो जो डिसीजन है उसको माना नहीं जाएगा, उसके ऊपर दोबारा से विचार किया जाएगा या फिर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यही होता है वीटो पावर का मतलब। यानी अगर कोई मान लेते हैं मैटर चल रहा है, अगर इन 5 कंट्री में से किसी एक ने भी अपने वीटो पावर का यूज कर लिया तो वो बिल पास नहीं हो सकता, वो डिसीजन पास नहीं हो सकता। यही है वीटो पावर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर दी गई क्योंकि किसी भी डिसीजन को रोक सकती है, चाहे वो कितना बड़ा ही डिसीजन क्यों ना हो। ये 5 मेंबर के पास वीटो पावर है और इसके और भी मेंबर्स हैं। 10 members are elected by the General Assembly for the 2-year terms। और जो इसके जो 10 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है इनको जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। हमारी जो ये जनरल असेंबली है ये इलेक्ट करती है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और जो इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है लगभग 2 इयर्स की, यानी 2 सालों का इनकी ड्यूरेशन होती है। डिसीजन बाइंडिंग ऑन ऑल यूएन मेंबर्स। और जो भी डिसीजन पास किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वो डिसीजन सभी देशों को मानना पड़ता है। जो इसके मेंबर्स हैं उन सभी को वो डिसीजन को फॉलो करना पड़ता है, उस डिसीजन को मानना इनकी जिम्मेदारी है। वर्क ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब आता है आखिर का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका क्या काम है। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया इस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस, यानी पीस मेंटेन करके रखना, यानी जो देश है इसके मेंबर्स उनके बीच में डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, तो इसका काम है पीस मेंटेन करना। सॉल्व द डिस्प्यूटेड मैटर इन पीसफुली। और अगर मान लेते हैं किसी 2 कंट्री के बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो तो उनके जो मैटर है उसको बहुत ही पीसफुल मैनर से उसे निपटाना, उसको कोशिश करना कि वो लड़ाई झगड़े तक ना जाए, वॉर तक ना पहुंचे और उससे पहले उस मैटर को सॉल्व कर लिया जाए। तीसरा पॉइंट आता है टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इन्वेडेड स्टेट, यानी ऐसे स्टेट के ऊपर एक्शन लेना
जो उनकी बात, जो सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं मानते, जो यूएन की बात नहीं मानते, अगर यूएन ने उन्हें दे रखा है कि आप लड़ाई झगड़े ना करो, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़ाई झगड़ा करते किसी कंट्री के साथ, तो वो वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे में जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है उनके ऊपर एक्शन ले सकता है, उनके ऊपर आक्रमण कर सकता है। ये यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका एक काम है। दूसरा अब आता है जनरल असेंबली। ये भी बहुत ही एक मेन ऑर्गन है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल 193 मेंबर स्टेट है। अभी जितने हैं वो हैं 193 मेंबर्स, लेकिन ये बदलते रहते हैं, तो लेकिन आप अभी गूगल पे जाके चेक कर लीजिएगा कि करंट में क्या है। अभी तो 193 है, लेकिन तब भी आप लोग एक बार जाके चेक कर लीजिए कि गूगल पे करंट क्या है, कितने मेंबर्स हैं अभी रिसेंट में। ईच मेंबर हैज वन वोट, और जितने भी जनरल असेंबली के अंदर 193 मेंबर्स होते हैं और सभी को एक वोट का राइट है, यानी कोई भी डिसीजन पर अगर इनकी वोट मांगी जाती है, इनकी सहमति मांगी जाती है, तो केवल इनके पास एक वोट है। ये एक वोट देकर उस पर सहमति अपनी जाहिर कर सकते हैं, या फिर असहमति। सहमति होगी तो वोट दे देंगे, असहमति होगी तो भी वोट नहीं देंगे। दूसरा, मेजर डिसीजंस रिक्वायर अ 2/3 मेजोरिटी। अगर कोई भी मेजर डिसीजन जनरल असेंबली के अंदर कोई भी एक मेजर डिसीजन है वो पास होना चाहिए, तो उसके लिए कम से कम 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी 2/3 जनरल असेंबली के अंदर 193 मेंबर्स है, लगभग 2/3 मेंबर्स उस डिसीजन को सपोर्ट करेंगे जो मेजर डिसीजन होगा, तो ही वो मेजर डिसीजन पास होगा, अदरवाइज वो पास नहीं होगा। नॉर्म डिसीजन यानी सिंपल डिसीजन, आर्म डिसीजंस रिक्वायर्ड अ सिंपल मेजोरिटी, और ये सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है अगर कोई भी नॉर्मल डिसीजन हो। अब आता है कि 2/3 कितना होता है, तो उसके लिए आपको निकालने के लिए बता दूं मैं कि 193 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर देंगे, तो जितना भी रिजल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा 2/3 का, कि 2/3 में कितना आ जाएगा। तो आप ये निकाल के कमेंट करके बता सकते हो मुझे, ये आपके लिए वर्क है। अगला आता है पॉइंट आता है डिसीजन नॉट बाइंडिंग ऑफ यूएन मेंबर्स, कि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो जरूरी नहीं है कि यूएन के जितने भी मेंबर्स है वो उस बात को बाइंड नहीं करे। बाइंडिंग मीन्स कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सभी लोग उस डिसीजन को माने, वो लोग उस डिसीजन को मान नहीं सकते हैं, मतलब वो उस पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये जो कि इसके अंदर जनरल असेंबली के अंदर है ऐसा। अगला आता है वर्क ऑफ जनरल असेंबली। जो जनरल असेंबली होता है इसका क्या काम है? इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अगेन कि ये इलेक्ट करता है नॉन परमानेंट मेंबर्स का, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको ये इलेक्ट करता है, जो कि मैंने अभी पीछे ही बताया आपको। अगर आगे देखें तो इसका आता है दूसरा वर्क आता है टू अपॉइंट द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी ये अपॉइंट करता है जजेस को जो कि है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जो कि इसका एक ऑर्गन है, उसी के ही ऑर्गन का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस होता है, जो ये हमारा ऑर्गन है। जनरल असेंबली क्या करता है, इनके जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंट करता है। अगला पॉइंट आता है टू प्रोटेक्ट आवर कॉमन इन्वायरमेंट, यानी जो हमारा कॉमन इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हो गया, जो हमारा एयर है, जो पोल्यूशन ना हो, तो इस इन्वायरमेंट है, ये सारी जो चीजें इन्वायरमेंट में रिलेट करती हैं, जो हम सभी का एक है, उस पे क्या करता है ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की कोशिश करता है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि कोई भी कंट्री जो इन्वायरमेंट है उसको हार्श ना करे, ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करे, ज्यादा से ज्यादा पोल्यूट ना करे। अगला वर्क आता है स्ट्रेंथिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। दूसरी चीज इसका एक काम होता है कि जो मजबूत करता है अकाउंटेबिलिटी को, यानी सबसे ज्यादा वो जिम्मेदारी, जो जनरल असेंबली है इसका काम होता है कि जिम्मेदार बनना, कि जाहिर सी बात है अगर जो यूएन है बहुत बड़ी संस्था है, बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे में इसकी अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक जिम्मेदारी भरा काम करना इसको बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि इसके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ये सब बहुत सारे देशों को साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी है इसको। तो ऐसे में इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी जरूरी है कि कोई देश गलत करता है, सही करता है, तो यूएन है उसकी अकाउंटेबिलिटी लेता है कि भाई ये ऐसा देश नहीं करेगा। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा यूएन किसी भी देश की, तो फिर फायदा ही क्या है,
ऐसे में तो खतरा बना ही रहेगा कि कभी भी हम किसी पे भी वॉर कर सकते हैं। ऐसे में यूएन क्या लेता है, अकाउंटेबिलिटी लेता है कि कोई नहीं, ये जितने भी हमारे मेंबर्स हैं ये आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, आपके ऊपर कभी भी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो देश होते हैं वो लोग थोड़ा फ्री रहते हैं। दूसरा आता है ट्रांसपेरेंसी लाना, कि पारदर्शिता लेकर आना, कि कोई भी जो डिसीजन लिया जा रहा है वो ऐसे नहीं चोरी छुपे तरीके से लिया जा रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ लिया जाता है। हर कोई पर्सन जो इसके मेंबर्स स्टेट्स हैं वो लोग देख सके कि हाँ जो डिसीजन लिया गया वो सही तरीके से लिया गया है। तो एक ट्रांसपेरेंसी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिक्योरिटी का जो जनरल असेंबली है ये इसका वर्क है। अगला आता है हमारा सेक्रेटरीट। अगर इसका देखें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएन, यानी ये भी जो सेक्रेटरीट है वो भी बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इंटरनेशनल स्टाफ सर्विसिंग द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन हेडेड बाय द सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल। दरअसल क्या है कि जो यूएन है, जो हमारा जो सेक्रेटरीट एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के अंदर एक पोस्ट आती है, वो होती है सेक्रेटरी जनरल। यानी सेक्रेटरीट के अंदर जो पोस्ट है वो हमारा सेक्रेटरी जनरल। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा सेक्रेटरीट है ये हमारा स्कूल है, और स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल है उनको हम कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। सेम इसी तरीके से जो हमारा सेक्रेटरीट है वो हमारा स्कूल है, और जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है वो हमारे क्या स्कूल के प्रिंसिपल, और स्कूल के प्रिंसिपल जैसे और भी टीचर्स होते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी अलग अलग मेंबर्स हैं जो कि वर्क करते हैं। और एक चीज है कि जो सेक्रेटरी जनरल है इसको 5 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। ये जो पर्सन है इसको 5 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल कौन है ये आप लोगों को सर्च करना है। दूसरी चीज, इसको जब 5 साल के लिए सेलेक्ट किया जाता है तो आखिरकार कौन करता है, तो एससी यानी सिक्योरिटी काउंसिल, जीए यानी जनरल असेंबली, यानी सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली मिलकर इस जो सेक्रेटरी जनरल है उसको अपॉइंट करते हैं 5 सालों के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगेन ये आपके लिए वर्क है, जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है आपको सर्च करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है वर्क ऑफ सेक्रेटरीट, यानी इनका वर्क क्या है। पहला आता है मेंटेन पीस, यानी पीस को मेंटेन करना, एंड इंक्रीज कॉपरेशन बिटवीन कंट्रीज, और जो कंट्रीज हैं उनके बीच में क्या करना, कॉपरेशन मेंटेन करना, यानी कॉपरेट करना उनके साथ आपस में एक दूसरे के साथ वो लड़े ना, इस तरीके की राह निकालना, इस तरीके का एक रोड मैप तैयार करना। फाइनेंशियल हेल्प टू डेवलपिंग कंट्रीज, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प देना, यानी उनको पैसों की मदद देना ताकि वो लोग अपना जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट के उनके जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें। अगला पॉइंट आता है प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, यानी जो हमें राइट्स दिए गए हैं, जैसे बोलने का अधिकार है, हमें फ्रीडम है, हमें कहीं पे भी आ जा सकते हैं, तो उस जो राइट जो दिए गए हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। एंड इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट्स मैटर्स, और अगर कोई भी ह्यूमन राइट्स के मैटर को, जो किसी भी देश, कोई भी जो कंट्री है, अगर वो ह्यूमन राइट्स को, जो ह्यूमन राइट्स हमें दिए गए हैं उनको वायलेट करता है, उनके ऊपर कुछ मतलब वहां पे सही तरीके से उनको नहीं रखा जा रहा ह्यूमंस को, तो ऐसे में उनकी इन्वेस्टिगेट करता है कि वहां पे जो एक पर्सन है उसको ह्यूमन राइट्स जो दिए गए हैं वो मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे। ऐसे में अगर वो कमी पाता तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करता है। अगर अगला देखें तो अगला हमारा ऑर्गन आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसे नाम से ही पता चल रहा है कि इकोनॉमिक से रिलेटेड होगा और सोशल काउंसिल से रिलेटेड होगा, पैसों से रिलेटेड होगा या फिर हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होगा, जैसे रोड, बिजली, ये सब। It has 54 members based on geographical representation, यानी जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसके अंदर 54 मेंबर्स है, और ये 54 मेंबर्स को जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव से चुना गया, यानी इनकी जो कंडीशन है, यहाँ की जो जियोग्राफी है, जैसे मान लेते कहीं पे माउंटेन्स ज्यादा, कहीं पे डेजर्ट है, इस तरीके की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो अलग है, इस वजह से 54 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है। एवरी मेंबर हैज 3 ईयर ड्यूरेशन, और जितने भी मेंबर्स इसके अंदर हैं 54 मेंबर्स, इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग होती है 3 सालों की। 1/3 मेंबर्स एवरी ईयर
पोस्ट फ्री, यानी 1/3 जो मेंबर्स होते हैं हर साल क्या होते हैं, पोस्ट फ्री होते हैं। पोस्ट फ्री का मतलब 1/3 जितने मेंबर्स हैं वो पद अपना छोड़ते हैं, उनके जगह कोई नए लोग आते हैं। अब आपको निकालना है 54 का 1/3 कितना होता है, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दोगे तो जितना भी आंसर आएगा वो आ जाएगा 54 का 1/3। आप लोग आंसर कमेंट भी कर सकते हो। अगला पॉइंट आता है मेंबर्स स्टेट्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। और जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो मेंबर्स यहाँ पे हैं 54 मेंबर्स, इनको कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली ही इनको भी इलेक्ट करता है, इनको चुनता है। अगला आता है वर्क ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आगे का इसका वर्क क्या है, क्या काम है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का, तो इसका वर्क है टू हेल्प सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम की, यानी सोशल और इकोनॉमिक जो प्रोग्राम होते हैं उनको क्या करना है, हेल्प करना। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो गया, किसी भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो गया। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उनको ये प्रोग्राम जनरेट करवाता है और हेल्प करवाता है। इट मीन्स कि एक मीटिंग बिठाता है, एक प्रोग्राम करवाता है और उसमें लोगों से बातचीत करता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस तरीके के डिस्कशंस होते हैं। आइडेंटिफाइंग सोल्यूशन टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। और ये मीटिंग करवा के जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेड से ही क्यों ना रिलेटेड थोड़े मोड़े, तो उनको क्या करता है, वो इन प्रॉब्लम्स को वो सुनता है और उनका क्या कहता है, उनके प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको ढूंढने का काम ये करता है। अगला पॉइंट आता है फैसिलेटिंग इंटरनेशनल कल्चर एंड एजुकेशनल कॉपरेशन, यानी जो आपका जो कल्चर है उसको एक दूसरे से प्रमोट करने का कोशिश करता है। यानी हमारा जो इंडिया का कल्चर है वो अमेरिका में जाए और अमेरिका का जो कल्चर है वो इंडिया में आए, इस तरीके का वो करने की कोशिश करता है जिससे एक मेंटेन बने रहे, एक मतलब इक्वल होते रहे। एंड एजुकेशनल कॉपरेशन, और एजुकेशन में कॉपरेशन भी वो करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, और ये इसकी जिम्मेदारी है कि देश का जो नागरिक है उनको अच्छे से अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिल सके। चाहे इट मीन्स कि उनको अच्छे से अच्छा जॉब मिल सके, अच्छे से अच्छे उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके, अच्छे से अच्छे उनको एजुकेशन सिस्टम मिल सके, इस तरीके की ये इसकी जिम्मेदारी बनती है। फिफ्थ आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मीन्स कि जाहिर सी बात है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये यहाँ पर क्या होता है, जितने भी अगर मेंबर्स स्टेट में डिस्प्यूट होते हैं तो वो यहाँ पर आके अपनी बात रख सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अगर मान लो इंडिया और पाकिस्तान की बात है और दोनों ही यूएन के मेंबर हैं तो वो लोग अपनी यहाँ पर अपनी बात लाकर रख सकते हैं और फिर ये जस्टिस उन पर करेगा। जो उनकी कार्रवाई करना होगा, जो सही डिसीजन लेने का काम हो वो इसका काम होगा कि उनको बताएगा कि आप ये कर सकते हो। 15 जजेस इलेक्टेड फॉर 9 ईयर्स। 15 जजेस होते हैं जिनको 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाए बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी इसके लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है इन बोथ द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। इसके लिए इनको जनरल असेंबली के पर्सन और जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ये लोग चुनते हैं 9 ईयर्स के लिए। इट्स हेडक्वार्टर इज इन हेग नीदरलैंड, और इसकी का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड्स में है। नीदरलैंड्स में हेग एक जगह है, वहां पर है। जजेस कैन बी अगेन इलेक्टेड, और जो ये जजेस एक बार जो 9 ईयर्स के टर्म्स के लिए चुन लिए गए वो अगेन उनको इलेक्ट करा जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। अब अगेन इसका वर्क क्या होता है, वर्क ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका काम क्या, जाहिर सी बात है इसका काम क्या होगा कि डिसीजंस लेना, इस तरीके जो कोर्ट एक काम करते सेम उसका भी यही काम है। जैसे द कोर्ट हैज 2 फंक्शन, यानी इसको 2 फंक्शंस में डिवाइड करे। टू सेटल इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड बाय स्टेट, यानी उनके बीच का जो मैटर उसको सेटल करने की कोशिश करना, जो भी उनके बीच में लॉ को रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने की काम करता है, जो कि स्टेट्स के द्वारा सबमिट की गई कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है या ये कंट्री हमें परेशान कर रही है, तो आप कुछ करिए, कुछ सोल्यूशन इसका दीजिए, इस पे कुछ करिए। अगला पॉइंट आता है टू गिव एडवाइसरी ओपिनियंस, यानी अपनी एडवाइसरी जाहिर करना, मतलब अपना एक सलाह देना कि आप मान लेते हैं किसी कंट्री कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है तो ये अपना एडवाइस दे सकता है कि आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा करोगे तो आपके लिए
अच्छा रहेगा। ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर टू इट बाय अथॉरिटीज, बाय ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी। दरअसल क्या होता है कि अगर जो भी ऑर्गन्स हैं यूएन को, अगर यूएन के जितने जो ऑर्गन्स मैंने बताया, अगर उन ऑर्गन्स में कोई भी डिस्प्यूट होता है या फिर कोई भी चीज के लिए वो फंस जाते हैं कि अब इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हेल्प ले सकते हैं। और इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा वो उनको एक आइडिया देगा, एक एडवाइस ही देगा कि आप इसका ऐसा सोल्यूशन निकाल सकते हो या आप इसके लिए ऐसा कर सकते हो। अगला ऑर्गन जो कि अब नहीं रहा है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसको अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। Established to help ensure that trust territories were administrated in the best interest of their inhabitants and of international peace and security। दरअसल इसके अंदर क्या बताया गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है पहले समझिए। ट्रस्टीशिप काउंसिल को इस वजह से बनाया गया था, दरअसल क्या था कि पहले जो ब्रिटिशर्स थे, जो डचेस थे, उन लोगों ने क्या किया था, और भी जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया था, हम पे राज किया था। यानी कई सारी कंट्रीज हैं जिनको कॉलोनीज में कन्वर्ट किया था, उनको अपना गुलाम बनाया था। लेकिन जब आज़ादी मिली गई, जब ऐसा मिला, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, धीरे धीरे जब देश जो है वो इन फ्रीडम की मांग करने लगी, वो नहीं चाहते, वो चाहते कि उनका ही राज रहे, तो ऐसे में जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो उनकी हेल्प करता था, यानी वो कंट्री को फ्रीडम दिलाने में हेल्प करता था। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश रूल करते थे, तो जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो हेल्प करता था इंडिया की, एग्जाम्पल है, वो हेल्प करता था इंडिया की वो ब्रिटिशर से फ्री हो सके, और वहां पे उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वर्क हो चुका है, खुद के उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हो, खुद का उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो, ना कि ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके लोग हो जो यहाँ पर लोगों पर अत्याचार करे, ऐसा ना हो, खुद की उनकी सिक्योरिटी हो, खुद के उनके लोग हो, इस तरीके का काम ट्रस्टीशिप काउंसिल का था। अगला पॉइंट देखिए, द लास्ट वॉज पलाव। जो पलाव था वो लास्ट था, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल का पार्ट था, और इसके फ्रीडम होते ही इसको आज़ादी के मिलने के साथ ही, यानी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से रन होने के साथ ही जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। फॉर्मली पार्ट ऑफ द ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ द पैसिफिक आइलैंड, यानी जो पलाव है वो पैसिफिक आइलैंड का पार्ट था, विच बिकेम अ मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन दिसंबर 1994, जो कि 1994 में यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर बन गया। इसी के साथ जो पलाव है वो कह सकते हैं ट्रस्टीशिप का टूटने का कारण बनी, मतलब पलाव क्योंकि हो गया, फ्रीडम मिल गई वहां पे, वो उसके यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़ गया दिसंबर 1994 में। इसी के साथ ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म कर दिया गया। और ट्रस्टीशिप का काउंसिल का काम क्या होता है ये अब हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के आपको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी और अच्छे से समझोगे। Trusteeship Council is authorized to of the peoples of trust territories and in consultation with the administrating authority to examine petitions from the undertake periodic and other special mission to trust territories। अब यहाँ पे जितना लिखा गया उसको मैं एक बहुत ही शॉर्ट और एक अच्छे टर्म में समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। दरअसल इसके अंदर ये बताया गया कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको इस वजह से फॉर्म किया गया था क्योंकि कई सारी जो कंट्रीज है कॉलोनी की थी, चाहे वो ब्रिटिशर्स की थी वो या फिर डच की थी, तो ऐसे में उन कॉलोनीज पे डचीज का हाथ रहता था, ब्रिटिशर्स का हाथ रहता था। उनकी सारी जो चीजें हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, सारा A to A से लेके Z तक सारा चीज कौन कंट्रोल करता था, या ब्रिटिशर्स लोग कंट्रोल करते थे, या जो भी उनको गुलाम बनाए रखते थे वो लोग कंट्रोल करते थे। तो ऐसे में ट्रस्टीशिप काउंसिल का ये काम था कि उनको फ्रीडम दिलवाना, और तब तक उनको फ्रीडम दिलवाना कि जब तक वो लोग खुद एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना सीख ना जाए, तब तक ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या था, उन कंट्रीज की हेल्प करता था, उन कंट्रीज को गाइडेंस देता था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से हेल्प करो। कोई भी अगर उनके डिसीजन लेना होता था तो जो ट्रस्टीशिप काउंसिल था वो उनको हेल्प करता था कि आप ऐसा डिसीजन ले सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप ऐसा इस रोड पर जा सकते हो, मतलब इस रोड मैप को लेकर आप आगे चल सकते हो। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था उन कंट्रीज के लिए जो कंट्रीज गुलाम थी, जिन कंट्रीज को आज़ादी नहीं मिली थी,
क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से रन होगा, कैसे नहीं होगा। तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा उन कंट्रीज को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे में ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है वो उनको हेल्प करता था। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो पिटीशन जारी करते थे और ट्रस्टीशिप काउंसिल उनकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता था। इट मीन्स वो एडवाइसरी जाहिर कर देता था, उनको एडवाइस दे देता था, उनको सलाह दे, जो भी हेल्प कर सकता था ट्रस्टीशिप काउंसिल उनको हेल्प करता था। यही के साथ ये जो टॉपिक होता है वो होता है खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसके ऑर्गन्स क्या होते हैं और ये ऑर्गन्स का काम क्या क्या है ये पूछा जाता है। और आप लोग इनके जो हेडक्वार्टर्स है वो भी जरूर आप याद कर लीजिएगा कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था। जो सिक्योरिटी काउंसिल जनरल है, हालांकि सबका लगभग न्यूयॉर्क में ही है, लेकिन जो हमारा एक है वो हैग में, जो इकोनॉमिक और सोशल वाला है उसको हैग में क्या कहते हैं बनाया गया, जो कि नीदरलैंड्स में है। बाकी सबका तो न्यूयॉर्क में ही लगभग है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिए, आगे की वीडियो को जरूर देखिएगा, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।